हेलो बच्चों, हमने अपने लास्ट वीडियो में निश्चित समाकलन की परिभाषा को समझा था और परिभाषा पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी हमने हल किया था। इसके बाद हम लोगों ने यह भी देखा कि अगर निश्चित समाकलन से संबंधित कुछ सवालों में प्रतिस्थापन करना पड़े तो प्रतिस्थापन के साथ साथ हमने उसकी लिमिटों को भी बदलना सीखा था। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि निश्चित समाकलन के सवालों में जहां कहीं भी हम प्रतिस्थापन करेंगे तो प्रतिस्थापन के साथ साथ हम लोग चर की सीमाओं को यानी कि लिमिट्स को भी चेंज करेंगे। आइए अब हम इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरणों को हल करते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं एक फंक्शन है log mod x और साथ में 1/x भी लिखा हुआ है। हम लोग जानते हैं log mod x का जो डिफरेंशियल है वो 1/x होता है और जब कहीं पर हम लोगों को फंक्शन के साथ उसका डिफरेंशियल भी मिला हो तो इंटीग्रेट करने वाले सवालों में हम लोग फंक्शन को टी पुट कर लेते हैं। तो इंटीग्रल a to b log mod x पहले लिख दिया हमने और उसके बाद 1/x को हम ले गए dx के साथ। तो हम log x को टी पुट कर लेते हैं और इसका डिफरेंशियल करते हैं। log mod x को टी पुट कर लिया, इम्प्लाई दैट dt ओवर dx करा तो ये बनेगा dt over dx is equal to 1/x. So dt will become 1/x dx. अब हम लोगों को एक काम और करना है कि जब हमने यहाँ पर इंटीग्रल का सवाल है, डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है और हम लोगों ने यहाँ पर चर राशि को बदला है तो हम लोग साथ में लिमिट भी बदलेंगे। तो हम देखते हैं जब यहाँ पर लोअर लिमिट a है यानी कि x का मान a, यहाँ पर अपर लिमिट b, x का मान b। तो हम देखते हैं जब x का मान a होगा तो t का मान क्या होगा। जब x बराबर है a इंप्लाई दैट t बराबर, हम लोग यहां रख देते हैं x की जगह पर, तो t बराबर हो जाएगा log mod a। इसी प्रकार जब x बराबर b है तो हम लोग t की जगह t में रख देते हैं x की जगह b, तो t बराबर हो जाएगा log mod b। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को लोअर लिमिट की जगह पर log mod a और अपर लिमिट की जगह पर log mod b रखना होगा। तो अब ये सवाल बन जाता है इंटीग्रल, लोअर लिमिट हुई log mod a और यहां हो गई log mod b और log mod x की जगह रख दिया हमने t, इसकी जगह t और इस पूरे की जगह dt। तो ये बन गया t dt इंटीग्रल और t dt का इंटीग्रल हो जाएगा t²/2। बड़ा ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इसको और लिमिट ऐसे लिख देते हैं पहले की तरह से, log mod a to log mod b। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम लोग, अब t की जगह पर पहले अपर लिमिट रख देंगे तो log mod b का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log mod, अब लोअर लिमिट रखने से पहले बीच में माइनस लगाया जाता है, तो log mod a का होल स्क्वायर अपॉन 2 एलसीएम आ जाएगा, log mod b का होल स्क्वायर माइनस log mod a का होल स्क्वायर। चाहे तो हम लोग आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं लेकिन कुछ और सरल किया जा सकता है। हम लोग जानते हैं x² माइनस y² बराबर x प्लस वाई और x माइनस वाई, उससे इसके फैक्टर हो जाएंगे। देन इट विल बिकम log mod b प्लस log mod a और log mod b माइनस log mod a अपॉन में 2। हम जो लोग जानते हैं log x प्लस log y बराबर होता है log xy और log x माइनस log y बराबर होता है log x अपॉन y। इन दोनों रिजल्ट्स का इस्तेमाल हम लोग यहाँ इनको सरल करने में करते हैं। तो ये हो जाएगा, पहला फैक्टर हो जाएगा log ब्रैकेट mod b प्लस इंटू mod a
और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा log mod b अपॉन mod a अपॉन 2। इसको लिख सकते हैं हम log mod ab इंटू log mod b अपॉन a mod b अपॉन a और अपॉन में 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा ही एक और उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x dx। क्योंकि यहाँ पर दोनों टर्म स्क्वायर में है, साइन का भी स्क्वायर है डिनोमिनेटर के अंदर और cos का भी स्क्वायर है, तो हम लोग इस इंटीग्रल को निकालने के लिए हर और अंश दोनों को cos स्क्वायर x से भाग देते हैं। सो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x dx बराबर होगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, ऊपर 1 को भाग दे दिया हमने cos स्क्वायर x से, नीचे भी ऐसे ही भाग दिया, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर x को cos स्क्वायर x से भाग देंगे तो cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यहाँ sin स्क्वायर को cos स्क्वायर से भाग देंगे तो बन जाएगा tan स्क्वायर x dx। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, ऊपर 1 अपॉन cos स्क्वायर बन जाएगा sec स्क्वायर x, नीचे हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b tan x का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर x जो है वो tan x का डिफरेंशियल होता है, तो हम लोग रख लेते हैं t बराबर b tan x, डिफरेंशिएट कर देते हैं dt बटे dx करेंगे तो उधर आ जाएगा b sec स्क्वायर x dt अपॉन dx करके, dx से गुणा और b से लेफ्ट साइड में भाग देते हैं, 1 अपॉन b dt बराबर sec स्क्वायर x dx। डेफिनेट इंटीग्रल है, जब भी हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापन करेंगे x की जगह कुछ रख रहे हैं, फंक्शन बदल रहे हैं तो नया चला जाएगा t, तो इसके लिए हम लोगों को लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं लोअर लिमिट यानी कि x की वैल्यू है 0, तो हम लिखेंगे जब x बराबर 0 इंप्लाई दैट t बराबर b tan 0 और tan 0 0 होता है तो 0 हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर है, ये हमारा अपर लिमिट है पाई बाई 2, तो हम लिखते हैं जब x बराबर पाई बाई 2 इंप्लाई दैट t बराबर b tan पाई बाई 2 और tan पाई बाई 2 होता है इन्फिनिटी, इंप्लाई दैट t बराबर b इंटू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। सो इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 सॉरी 0 टू इन्फिनिटी, नई लिमिट आ गई है 0 टू इन्फिनिटी, और ये sec स्क्वायर x dx ये dt में कन्वर्ट हो गया, नीचे आएगा 1 अपॉन a स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर और ये dt। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, हम लोग जानते हैं इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, तो यहां हो जाएगा बराबर 1 अपॉन a tan इनवर्स t अपॉन a, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया हमने, लोअर लिमिट लगी 0 और अपर लिमिट लगी इन्फिनिटी। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले t की जगह अपर लिमिट लगा देते हैं, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन a माइनस लगाते हैं, फिर अब t की जगह पर लोअर लिमिट रख देते हैं यानी कि 0, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स 0 अपॉन a। हम लोग जानते हैं इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो इन्फिनिटी मिलता है, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें तो 0 मिलता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स
इन्फिनिटी माइनस 1/a tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता है और tan इनवर्स 0 0 होता है। सो वी शैल गेट 1/a into π/2 माइनस 1/a into 0। सॉरी, एक चीज छूट गई हमसे। यहाँ पर जब हम लोगों ने dt रखा था इसको sec स्क्वायर x dx की जगह, तो ये 1/b dt आना था ये वाला। तो इसका मतलब यहाँ पर b और आएगा नीचे dt/b, ये हर जगह पर चलेगा। तो यहाँ 1/b बाहर आ गया, कांस्टेंट था, और बाकी हमने कर दिया इंटीग्रल। तो 1/b बाहर बना रहेगा और ये बड़े ब्रैकेट में चलता रहेगा। तो 1/b और बड़ा ब्रैकेट और 1/b और ये बड़ा ब्रैकेट, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 1/b और अंदर π/2a और माइनस ये टर्म था 0। सो यू विल गेट π/2ab। ये हमारा आंसर है। इससे पहले हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन और खंडशः समाकलन का प्रयोग करना सीख चुके हैं। हम जानते हैं कि खंडशः समाकलन का प्रयोग उन दशाओं में उपयोगी होता है जहां पर दो फंक्शनों का गुणनफल, दो फलनों का गुणनफल एक साथ आ जाए हमारे सामने, और उनमें से कोई भी फलन दूसरे फलन का डिफरेंशियल या अवकलज ना हो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग समाकलन करने के लिए खंडशः समाकलन विधि का प्रयोग करते हैं। ये स्थिति कभी कभी निश्चित समाकलन के सवालों में भी आ जाती है। जैसे कि अभी हम लोग आपके सामने देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल ला रहा हूं मैं। एग्जाम्पल इंटीग्रल 0 to 1 x e⁻2x dx। हम लोग जानते हैं यहां पर फंक्शन कितने, दो हैं, एक x है, एक e⁻2x है। क्या कोई किसी का डिफरेंशियल है? d/dx ऑफ x करेंगे तो 1 आएगा, और अगर d/dx e⁻2x करेंगे तो e⁻2x आएगा। ना तो ये इसका डिफरेंशियल है ना ये इसका डिफरेंशियल है। तो इसका मतलब हमारे पास कोई और चारा नहीं बचता कि हम लोग इसका खंडशः समाकलन करें। तो समझ लीजिए कैसे करेंगे। इंटीग्रल 0 to 1 x e⁻2x, इसमें हम लोग जानते हैं ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया जाता है, तो हमने x को छोड़ दिया और इंटीग्रल कर दिया e⁻2x dx का। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये हम e⁻2x का इंटीग्रल कर रहे हैं, लेकिन हमें इंटीग्रल तो पूरे का करना है, और पूरे का इंटीग्रल जब होगा जब हम पूरा फार्मूला लगा चुके होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर इस जगह पर लिमिट नहीं लगाई जाएगी, बल्कि लिमिट लगाई जाएगी इस पूरे इंटीग्रल के बाद। कैसे? तो मैं ऐसा करता हूं, यहां पर इंटीग्रल का चिन्ह लगाया, इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया और यहां लगा दी मैंने लिमिट 0 to 1, यानी कि इंटीग्रल होने के बाद लिमिट लगेगी। एंड माइनस लगाते हैं बीच में, माइनस इंटीग्रल, यहां 0 to 1 लिखते हैं हम लोग, और यहां पर जिसको हमने छोड़ा था यानी कि x को, इसका डिफरेंशियल करते हैं d/dx ऑफ x, और ये जो इंटीग्रल किया था इसको दोबारा इसका इंटीग्रल करते हैं। यहां पर उन्हें जो आएगा इंटीग्रल करके वो लिखेंगे और दोबारा से dx लगाएंगे बराबर। अब हम लोग देखते हैं e⁻2x का इंटीग्रल होता है e⁻2x/2, तो ये बन जाएगा x e⁻2x/2 और लिमिट लगा दी हमने 0 to 1 माइनस इंटीग्रल 0 to 1, यहां x का डिफरेंशियल 1 हो गया और e⁻2x का इंटीग्रल e⁻2x/2 हो गया और dx अगेन। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर पहले वाले टर्म में 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट हो गया x e⁻2x और लिमिट लगी हुई है हमारे पास 0 to 1 माइनस 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और e⁻2x का दोबारा इंटीग्रल हमने कर दिया e⁻2x/2 और लिमिट लगा दी 0 to 1। सो वी विल गेट 1/2। अब लिमिट लगाइए, यहाँ पर पहले अपर लिमिट रखेंगे 1 into e⁻2 into 1 e⁻2 माइनस 0 into e⁻0 माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा बाहर, और बाकी अंदर जो बचा हुआ उसमें लिमिट लगाएंगे e⁻2 into 1 यानी कि e⁻2 माइनस e⁻x की जगह रखेंगे 0, तो यू विल गेट 1/2
ई स्क्वायर, और इसको लिखने की जरूरत नहीं, जीरो की किसी से गुणा करोगे तो जीरो आएगा, माइनस 1/4 ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि किसी भी राशि की पावर जीरो उसका मतलब होता है 1, तो e की पावर 0 इज इक्वल टू 1। हम ब्रैकेट खोल देते हैं, 1/2 ई स्क्वायर माइनस 1/4 ई स्क्वायर और प्लस 1/4। एलसीएम लेकर के इन दोनों में सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बचेगा आपके पास 1/4 ई स्क्वायर प्लस 1/4, वी विल गेट 1/4 ई स्क्वायर प्लस 1 आंसर। एक और एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 0 to पाई इंटीग्रल 0 to π/2 x sin x dx। तो यहां पर भी हम लोग इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। सॉल्यूशन, इंटीग्रल 0 to π/2 x sin x dx, पहले x को छोड़ देंगे, x इंटीग्रल करेंगे sin x का, लेकिन लिमिट जो है इंटीग्रल साइन पर नहीं लगेगी बल्कि ब्रैकेट के बाहर लगेंगी। 0 to π/2 माइनस बीच में लगेगा, इंटीग्रल जिसको छोड़ा, यहाँ लिमिट लगा दी जाएंगी 0 to π/2, और जिसको छोड़ा उसका डिफरेंशियल करेंगे d/dx ऑफ x, और जो पहले इंटीग्रल आया था sin x dx का, जो भी वो आएगा उसकी वैल्यू दोबारा रखनी पड़ेगी और फिर से dx लगाएंगे, बराबर। हम लोग जानते हैं sin x का इंटीग्रल माइनस cos x होता है, तो x इंटू माइनस cos x हो गया, लिमिट लगा दी 0 to π/2, माइनस यहां पर 0 to π/2, x का डिफरेंशियल 1, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x और फिर dx, बराबर। इस माइनस की गुणा होकर के बाहर निकल जाता है, यहां माइनस ब्रैकेट x cos x 0 to π/2, और ये माइनस भी बाहर आ जाता है, यहां पर इसको प्लस कर देता है, प्लस बचा यहां पर cos x का इंटीग्रल होता है sin x, सो वी विल गेट sin x 0 to π/2 बराबर माइनस बड़ा ब्रैकेट, यहां पर पहले हम लोग अपर लिमिट लगाएंगे π/2, x की जगह रखा अपर लिमिट π/2 cos π/2, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे माइनस 0 इंटू cos 0 प्लस, फिर यहां लिखेंगे साइन, अपर लिमिट लगाएंगे साइन π/2, फिर लिखेंगे माइनस साइन 0। तो हम लोग जानते हैं cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। तो आप देख लीजिए यहां पर लेफ्ट साइड में, और साइन 0 होता है, cos 0 हम जानते हैं 1 होता है, इसका उपयोग करेंगे। तो जरा देख लें क्या बनने वाला है ये। तो ये था cos π/2 की वैल्यू 0, और 0 की वैल्यू 0 तो 0 है ही है, बराबर माइनस π/2 इंटू 0 माइनस 0 प्लस साइन π/2 यानी कि 1 और साइन 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, और प्लस 1 माइनस 0 यानी कि आंसर हमारा आया 1। एक और उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें हम लिखा गया इंटीग्रल 0 to π/4 sin स्क्वायर x dx। तो इसका मतलब हम लोगों को यहाँ sin स्क्वायर x का इंटीग्रल करना है, लेकिन हम लोग पहले से जानते हैं sin स्क्वायर x का कोई डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता, हमें sin स्क्वायर x को cos 2x के फार्मूले से चेंज करना पड़ता है, जिसके अनुसार ये होता है भाई sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 होता है। तो हम लोग यहाँ पर sin स्क्वायर x की जगह 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 रख देते हैं, जैसा कि ये लिखा गया ये रहा। इसके बाद ये एक ब्रैकेट में हो गया, और अपॉन में जो 2 है कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाता है 1/2, और ये बचा हमारे पास इंटीग्रल करने के लिए ये। अब हम लोगों को टर्म बाई टर्म अलग अलग इंटीग्रल करना पड़ेगा। 1 dx का x हो जाएगा, और cos 2x का हम लोग जानते हैं इंटीग्रल cos 2x dx होता है बराबर cos 2x का sin 2x, और 2x की वजह से 2
भाग में आ जाएगा, ये इसका इंटीग्रल होता। तो ये लिख दिया हमने, ये रहा। अब हम लोग बारी बारी से यहाँ पर ये लिमिट लगाएंगे। पहले अपर लिमिट रखते हैं x की जगह पर। तो हमने लिखा 1/2 तो बाहर है, कांस्टेंट है। हमने बड़ा ब्रैकेट बनाया, फिर छोटा ब्रैकेट बनाया। पहले लिखा x की जगह π/4, यहाँ लिखा -1/2 साइन 2 इंटू π/4। तो आप देखिए जरा 2 इंटू π/4 जब आप करोगे तो ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 टाइम्स यू विल गेट π/2। तो ये हो गया π/4 माइनस हाफ साइन π/2। और छोटा ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, माइनस लगाया, जैसा करते रहे हम लोग। अब हम लोग एक दूसरा ब्रैकेट बनाते हैं, उसमें हम लोग x की जगह रख देते हैं 0। तो यहाँ रखा हमने 0, तो 0 आ गया। -1/2 साइन 2 इंटू 0, अरे 2 इंटू 0, 0 को किसी से भी गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, तो साइन 0 हो गया। ये अभी पहले बताया साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ 0 रख देंगे। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। तो ये बन गया बराबर 1/2 π/4 माइनस 1/2 साइन π/2 की जगह 1, और ये पूरा का पूरा हो गया, ये वाला टर्म जो है पूरा 0। तो ये बन जाता 1/2, और यहाँ इन दोनों में हमने एलसीएम ले लिया 4, तो π-2/4। तो ये आ जाता आपका आंसर। अब आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दिए जा रहे हैं, जो आप लोग घर में अपने ट्राई करेंगे, और जो प्रॉब्लम होगी उसे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही क्वेश्चनों के आंसर्स भी आपको दिए गए हैं, तो जो आप सवाल करेंगे तो उनके आंसर्स को आप लोग टैली कर सकते हैं इनके साथ, और जो प्रॉब्लम आपको आती है तो उससे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।